हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विद साधना में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फ्रेंच रिवीजन के 25 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और ना सिर्फ 25 एमसीक्यूज करेंगे बच्चा लोग, हम लोग और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस का किंग कौन था? वो आदमी कौन था जिसने पूरे फ्रांस का बेड़ा गर्क किया? आप लोगों को पता होगा उसका नाम क्या था? लुइस 16। क्या नाम था बच्चा लोग? लुइस 16। अब देखो, इसमें आपको रोमन नंबर्स भी पता होने चाहिए। तो आप क्या करना, लुइस 16 कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? ये है लुइस 16। ऐसे करके आओगे एग्जाम में तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। क्योंकि देखो ध्यान से देखना होता है हमें, ये लुइस 16 नहीं है। आंसर ये होगा लुइस 16, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आप करना, बहुत ही सतर्कता के साथ कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हो ध्यान देना। तो कौन था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, किसके टाइम पीरियड में हुआ? लुइस 16 के टाइम। अब एक क्वेश्चन आता है तो चलो, कि लुइस 16 फ्रांस का किंग बना कब था? याद रखना, लुइस 16 फ्रांस का किंग 1774 में बना था। किस फैमिली का था लुइस 16? बर्बन डायनेस्टी। लुइस 16 याद रखना। बर्बन एक बिस्किट आती है खाने वाली, ब्लैक कलर की, वो बिस्किट ही है यहाँ। बर्बन डायनेस्टी से था लुइस 16। हिंदी के बच्चा लोग याद रखना, प्रो राजवंश। प्रो राजवंश से था। आपको पता है लुइस 16 की पत्नी का क्या नाम था? लुइस 16 के फैमिली वाइफ का नाम था मैरी एंटोनिटी। क्या नाम था? मैरी एंटोनिटी, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस। ओके, तो ये सब बात याद रहेगी। 1774 में लुइस 16 हमारे राजा बने थे, बर्बन डायनेस्टी से आते थे। और ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जो थी मैरी एंटोनिटी, उनसे उनकी शादी हुई थी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं करोगे, नहीं समझोगे, आपकी भी शादी नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो मन लगा के, ताकि शादी भी हो और नौकरी भी लगे। What was the currency of France during French Revolution? क्वेश्चन है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसमें फ्रांस की करेंसी क्या थी? देखो, टीच थी, टाइम्स थी, डॉलर थी, या लिबरेज थी? देखो, आंसर तो होगा बच्चों लिबरेज। आंसर होगा लिबरेज। यही फ्रांस की उस समय करेंसी थी। डॉलर तो यूएसए की है भी, ये तो नहीं होगा। लिबरेज आंसर है। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जब लुइस 16 ने अमेरिका की हेल्प की थी, आपको याद है लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका को उसने फाइनेंशियली पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 1 बिलियन लिबरेज। 1 बिलियन लिबरेज। याद रखना बच्चा लोग, 1 बिलियन लिबरेज हमारे लुइस चचा ने दिया था अमेरिका। कितने परसेंट टैक्स? 10% की टैक्स थे। और इस पैसा इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि लुइस चचा अपने किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब बेच देते, तब भी बराबर नहीं होता। इसीलिए फ्रांस की जनता ने कहा बाय लुइस चचा, और फिर वो फ्रांस रेवोल्यूशन। तो ये एक मेन रीजन था, याद रखना। 1 बिलियन लिबरेज इनने अमेरिका को हेल्प किया था। अब आता है कि भैया ये क्या है, व्हाट इज दिस? टीथ क्या है? टीथ। तो ये एक टैक्स है बच्चा, ये एक टैक्स है जो चर्च को पे करते थे। कौन से लोग? थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के लोग चर्च को ये वाला टैक्स पे करते थे। ये टाइम्स क्या है? तो इसलिए स्टेट को यानी किंग को पे करते थे। ये भी एक टैक्स है जो किंग को पे किया जाता था। डायरेक्ट टैक्स था जो किंग को पे किया जाता था। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों को क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। और हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत से क्वेश्चन का उत्तर देते चल रहे हैं। Who is the author of the book Two Treaties of Government? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की किताब किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉकी, दूसरा रूसो, तीसरा मोंटेस्क्यू, चौथा नमंटेस। देखो बेटा, जितने भी ऑप्शन है ना, चाहे वो जॉन लॉकी, चाहे रूसो, चाहे मोंटेस्क्यू हो, ये तीनों लोगों का फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। ये तीनों कौन थे? ये फिलोसफर्स। ये तीनों थे बच्चे लोग फिलोसफर्स, जिन्होंने फ्रांस के लोगों को एजुकेट किया, उनको बताया कि आप लोग मोनार्क के खिलाफ इकट्ठा हो। उन्होंने अपनी किताबें लिखी, किताबों से लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया। ठीक है, तो इसमें से ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाली बुक किसने लिखी थी? तो आंसर होगा बच्चा जॉन लॉक। टू ट्रीटीज वाली बुक किसने लिखी थी? जॉन लॉकी।
लॉक वो वाला लॉक क्यों पाते हो, ये लॉक नाम है, फ्रांस का लूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे। अच्छा, रूसो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है चच्चा, रूसो चच्चा ने क्या किया था, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिनके बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना, इनके बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, तो फिलोसफर्स बेटा बुक लिख के ही लोगों को अवेयर करते हैं, इसने भी एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, ये आप लोग गूगल करोगे फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है ना? चलिए, वरना मुझे पता है आप लोग मिनिमाइज कर करके इंस्टा पे रील्स देखता है सब बदमाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लुइस 16 ने, व्हेन डिड लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल, यानी कि हमारे लुइस चचा ने स्टेट जनरल मीटिंग कब बुलाई थी? थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराता हूँ, जैसे क्या होता है, लुइस 16 ने जब अमेरिका को हेल्प किया तो लुइस 16 हो गया कंगाल, उसको चुकाने थे कर्ज, तो उसने क्या किया कि तरीका सोचा कि करता क्या, एक मीटिंग बुलाता हूँ सबकी और बोल दूंगा कि भैया वो टैक्स बढ़ गए और आप लोग टैक्स के पैसे दो, मैं सारा कर्ज फिर बचे ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस दिन उसने मीटिंग बुलाई, यानी कौन सी मीटिंग, ये वाली स्टेट जनरल की मीटिंग, उसी मीटिंग में लड़ाई हो गया, विवाद हो गया और फिर सारा गुड़ गोबर हो गया। तो मीटिंग बुलाई कब थी बेटा, याद रखो, 5 मई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, या 91 में, या फिर 20 1789 को। ये जो चार डेट्स हैं, ये चारों डेट्स एकदम आंख नाक कान मुंह सब खोल के चारों डेट्स देख लो, हर एक डेट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मीटिंग कब बुलाई थी, याद रखना, 5 मई 1789 को मीटिंग हुई थी, स्टेट जनरल की मीटिंग हमारे लुईस चचा ने 17 मई को, सॉरी 5 मई 1789 को बुलाई थी। स्टेट जनरल की मीटिंग हमारे लुईस चचा ने 5 मई 1789 को बुलाई थी। 14 जुलाई तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था, इसी दिन तो बैस्टिल के किले को तोड़ा था लोगों ने, वो बेचारा कह रहा था मुझे क्यों तोड़ा। ठीक है? और भी दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, आगे की जैसे हम लोग स्लाइड्स पढ़ेंगे इन डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि हु लीड द थर्ड स्टेट इन इंडोर टेनिस कोर्ट, मतलब कि इंडोर टेनिस कोर्ट में हुआ क्या था कि असेंबली की मीटिंग बुलाई तो थी, ये वाले डेट में देखो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। क्यों बुलाई थी, ताकि उनको टैक्स बढ़ाना था। लेकिन लोग सारे गुस्सा हो गए, जो थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि कोई टैक्स टूक्स नहीं बढ़ रहा, सुधर जा लुईस, उन्हें कस के सूतेंगे। तो हुआ क्या बच्चा लोग, कि लोगों ने सारे थर्ड स्टेट के जन इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन वही हमसे पूछ रहा है कि जो थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट में, किसके लीडरशिप में इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन है मिराबियो, ऑप्शन डी ओबेसियस, ऑप्शन सी है गांधी जी के लीडरशिप में, या ऑप्शन डी सलमान खान के लीडरशिप में। सलमान खान की लीडरशिप में तो नहीं ही होगा, सलमान खान तो बस गाना गाने के लिए काम आता है, यहाँ पे गाना नहीं गाना था, यहाँ पे बजाना था इसका। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों ही सही होंगे, यानी मीराबियो एंड ओबेसियस ये वो दो लोग थे, ये वो दो लीडर्स थे। तो ये सलमान खान पता नहीं कहां से आ गया, इसको मैं काट देता हूँ। और ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी मीरा व्यू और अबेसियस, यही वो थे जिन लोगों की लीडरशिप में पूरे थर्ड स्टेट के लोग मोबिलाइज हुए। याद रखना इनकी बात। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, तो When did people destroy the Bastille? मतलब लोगों ने बेस्टाइल के किले को कब तोड़ा? बेस्टाइल का किला वाज लाइक मुझे क्यों तोड़ा? ठीक, बेस्टाइल के किले को लोगों ने कब तोड़ा? कब तोड़ा? 5 मई को तो ऑब्वियसली नहीं तोड़ा, अभी तो मैंने बताया आपको 5 मई को नहीं तोड़ा था, 5 मई के दिन स्टेट की बुलाई। तो भैया बेस्टाइल के किले को कब तोड़ा? 14 जुलाई 1789, याद रखना बच्चा लोग, 14 जुलाई 1789 को लोगों ने एजिटेट होकर बैस्टिल के किले को तोड़ दिया, और ये इवेंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। जिसके पास जो था छेनी हथौड़ी सुई हसिया सब लेके दौड़ गया था सब, ईंट पत्थर ये 12 किले पे, ये 12 किले की बजा देंगे, समझ जाओ।
तो ये वाला जो इवेंट है बच्चों के जाना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। याद रहेगा ये बात। ये वाली इवेंट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। 14 जुलाई 1789। कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना। अपना बर्थडे भूल जाओ, उसका बर्थडे भूल जाओ, सबका बर्थडे भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना बिल्कुल एग्जाम में पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। अगला अगला क्वेश्चन हाँ जी। When did फ्रांस became constitutional monarch? मतलब फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कब बना? अब सुनो। तो हुआ क्या बच्चा लोग कि जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ 14 जुलाई को, राजा अपना डर गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी जो जो मांगे होंगी ना मांगेंगे। ठीक है। और उसी के बाद पहले फ्रांस जो था पहले वो मोनार्क था, फिर बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एग्जैक्टली ईयर कौन सा था? पहला ऑप्शन है 1791, दूसरा 2024, ऑब्वियसली 2024 में तो नहीं बना होगा। अगला है 1789 और लास्ट ऑप्शन है मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछना। ये वाला ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपको इस वाले ऑप्शन को टिक करने से पूरे के पूरे फेल मार्क्स मिलेंगे। आप एग्जाम में फेल किए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे। तो जो बच्चे फेल होना चाहते हैं, जिनके जीवन का मकसद ही है फेल होना, वो बेचारे डी ऑप्शन में टिक जाए। बाकी सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1791। 1791 मित्रों अपना जो फ्रांस था वो क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। समझ में आया? चलो अगले स्लाइड पर सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ना है। हु वर एक्टिव सिटीजन इन फ्रांस? फ्रांस में एक्टिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव सिटीजन मतलब जब 1791 के बाद लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गए। तो जब 1791 के बाद 1791 के बाद लोगों को मिल गए वोटिंग राइट्स। ला 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 ला। तो वोटिंग राइट्स मिल गए। क्या सभी लोगों को मिल गया वोटिंग राइट्स? नहीं, कुछ लोगों को मिले। और जिन्हें वोटिंग राइट्स मिले उन्हें कहा गया एक्टिव सिटीजन। मित्रों जिन्हें वोटिंग राइट्स मिले उन्हें कहा गया एक्टिव सिटीजन। और जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले बेचारों को उन्हें कहा गया पैसिव। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि किसे वोटिंग राइट्स मिले? वोटिंग राइट्स किन्हें मिले? तो ऑप्शन है ऑल मैन अबव 25, मतलब सभी पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी। ऑप्शन बी ऑल विमेन अबव 25, सभी महिलाएं जिनकी उम्र 25 से ज्यादा थी। या फिर सभी मैन एंड वुमेन को मिला। और ऑप्शन डी है कि उसको मिला जिसके टूथपेस्ट में नमक था। तो आप बताओ भाई किसको मिला? तो याद रखना है इसको, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको पहले काट दो। टूथपेस्ट में नमक वाला सीन इसमें नहीं है। किसको मिला वोटिंग राइट्स? उसको मिले जो मैन था और 25 साल से ज्यादा था। एक्टिव सिटीजन के क्या टर्म्स थे बेटा? पहला मैन होना चाहिए और दूसरा 25 एबव होना चाहिए उसकी एज। उसे कहते थे एक्टिव सिटीजन। ओके, ये आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स में भी आ जाता है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में डिफरेंस। तो याद रखना एक्टिव सिटीजन बनने के लिए यू शुड बी मैन एंड अबव 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फ्रेंच डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया? फ्रेंच ने प्रूशिया के अगेंस्ट लड़ाई कब डिक्लेयर कर दी? तो इवेंट्स आप लोगों को फिर से मैं बताता हूँ। 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, 1791 में फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब सुनो, तो बेटा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना तो हुआ क्या? जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना तो हुआ क्या कि लुईस 16 को जलन सी होने लग गई कि ये कैसे हो गया, क्यों फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, मेरी शक्तियां छिन गई। तो वो क्या कर रहा था? रूसिया के साथ मिलकर और षड्यंत्र रच रहा था। क्या 1718 में जो चेंजेस हुए थे उन चेंजेस को बदलने के लिए वो चाह रहा था कि फिर से मेरी शक्तियां रिन्यू हो जाए और प्रूशिया के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था। ये बात फ्रांस के लोगों को पता चली और उन्होंने प्रूशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अब है कि कब डिक्लेयर किया? 1792 में, 89 में, 47 में तो भारत आजाद होता है। मुझे जो याद है वो ऑप्शन में नहीं है।
अच्छा, ये वाला ऑप्शन बहुत से बच्चों का होता है। यार मुझे जो याद है वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा और वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। आंसर होगा इसका 1792। 1792 में फ्रांस ने क्रोएशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस के बच्चा बच्चा वॉर में भाग लिया उसने। What was Marseilles? क्वेश्चन है व्हाट वाज द Marseilles? ये जो Marseilles है ये है क्या? किस चीज का नाम है? कोई स्लोगन है पहला ऑप्शन, दूसरा कोई हैट है यानी टोपी टापी है कुछ, तीसरा है पेट्रियोटिक सॉन्ग, किसी गाने का नाम है, या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग तो नहीं है मेरे क्रम मान लो, रोमांटिक सॉन्ग नहीं है। देखो मैर्सेलाइज जो है बच्चे, वो एक ऐसा गाना था जिस गाने ने फ्रांस को चार्ज अप कर दिया। और जब फ्रांस ने प्रूशिया के खिलाफ लड़ाई की थी, तो बच्चा बच्चा ये गाना गा रहा था और गा गा के लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरी देश की धरती सोनाओगे, ऐसे ही कुछ गाने थे वो। और फिर ये गाना आगे चल के क्या बना फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। यही फ्रांस का आगे चल के नेशनल एंथम। तो ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था। ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? आंसर होगा इसका लुइस 16 नहीं था, रॉबespierre, नेपोलियन या सरकटा। सरकटा तो नहीं होगा। सरकटा के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे सरकटा के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सरकटा। तो जैकोबिन क्लब के लीडर थे हमारे रॉबespierre। हमारे रॉबespierre भैया, रॉबespierre भैया भैया में भैया, रॉबespierre भैया, ये जैकोबिन क्लब के लीडर थे। जब हम लोग फ्रांस में 1791 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, उसके बाद ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना भी खत्म हो गया तो रॉबespierre ने ओवरटेक कर लिया फ्रांस को। रॉबespierre ने ओवरटेक कर लिया और जैकोबिन क्लब का वो एक लीडर था। लगभग एक साल तक ये फ्रांस का राजा बन गया। Correct. अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड बिटवीन 1793 टू 94 इज नोन एज व्हाट? मतलब कि 93 और 94 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसे क्या कहते हैं? नेपोलियन का टाइम पीरियड, नेपोलियन रीजन, अगला है रीजन ऑफ टेरर, अगला है रीजन ऑफ मोनार्क, या नन ऑफ दिस। तो याद रखना 1793 से 94 के बीच फ्रांस में जो है कल्चर वो रॉबespierre का शासनकाल था। किसका? रॉबespierre भैया। और इसके टाइम पीरियड में कहते हैं रीजन ऑफ टेरर, मतलब इसने मचा रखा था आतंक। इसने मचा रखा था आतंक, जिसको जहां मिले वहीं पे काट देता। समझ में आया आप लोगों को? जिसको जहां मिले वहीं पे काट देता था ये, इसी कहते हैं रीजन ऑफ टेरर। सरकटे का आतंक तो कुछ नहीं था। फ्रांस में जो सरकटे का कैरेक्टर है वो ये थे हमारे रॉबespierre भैया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन? सबसिस्टेंस क्राइसिस किसे कहते हैं? Bad harvest leads to scarcity of grains. Okay. Food prices rise and the poorest cannot buy bread. Leads to weaker bodies, disease, death and even sunrise. क्राइसिस में क्या होगा? सबसिस्टेंस क्राइसिस में बच्चों को ये होगा कि ब्रेड के दाम जो है ना वो बहुत बढ़ गए थे, इतना बढ़ गए थे कि आम आदमी ब्रेड खरीद के खा नहीं पा रहा था। फिर जब आम आदमी नहीं खरीद के खा पा रहा था तो लोग मर रहे थे, बीमारियां फैल रही थी। ठीक है, तो अच्छा ब्रेड का दाम क्यों बढ़ा था? ब्रेड का दाम बढ़ने के पीछे बच्चा ये रीजन था कि उस साल फसल हुई ही नहीं। तो ये भी सही ऑप्शन है, बैड हार्वेस्ट में तो फसल नहीं हुई। फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, ये भी सही है। और लोग गरीब हो गए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। यानी कुल मिला के आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। What was the name of the tax which was directly paid to the state by the third state? अभी बताया था पहले या दूसरे क्वेश्चन में कि थर्ड स्टेट जो स्टेट को यानी किंग को, तो किंग को डायरेक्ट टैक्स देती थी, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? तो जो किंग को डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था उसका नाम था टे। याद रखना होता है टे। किंग को डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था और ये वाला टैक्स चर्च को दिया जाता था। फ्रांस में दो तरह के टैक्सेस होते थे, चर्च को और स्टेट। देखो जो स्टेट यानी कि कम स्पेलिंग वाला उसका आंसर भी कम स्पेलिंग वाला। ठीक है, और जो चर्च यानी ज्यादा स्पेलिंग वाला उसका आंसर भी ज्यादा स्पेलिंग।
तो ऐसे करके आपको याद रखना, या फिर डायरेक्ट अगर याद हो जाए तो दैट इज बेटर, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रैकेट हो, व्हाट वाज स्टेट जनरल? स्टेट जनरल क्या था? हमने पढ़ा था ना, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, तो वही है स्टेट जनरल। क्या आर्मी का कोई पोस्ट है? ना ना ना, कोई पॉलिटिकल बॉडी है? हेड ऑफ लैंड लैंडेड प्रॉपर्टी, काट इसको। एडवाइजर ऑफ किंग को एडवाइस करने वाला नहीं, आंसर होगा एक पॉलिटिकल बॉडी थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। याद रखना कि स्टेट जनरल का नाम बदल के रॉबर्ट मेरे चचा ने रख दिया था कन्वेंशन, और फिर इसका फर्दर बेटा नाम बदल के नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया गया, नेशनल असेंबली। तो ये स्टेट जनरल्स के ही नाम थे, कन्वेंशन और नेशनल असेंबली। एक नाम को हमारे रॉबर्ट मेरे चचा ने बदला था, और नेशनल असेंबली को फिर जब नेपोलियन आया तो उसने इसका नाम नेशनल असेंबली। व्हेन वाज अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन डिफीटेड एट वाटर। तो देखो, फ्रांस के बेटा एक बार फिर से समराइज करता हूँ। फ्रांस में पहले था लुइस, लुइस 16 था, ठीक है। फ्रांस में पहले था लुइस 16, फिर हुआ क्या कि लुइस 16 भी आया, लुइस 16, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी लाया। ये कुछ सालों तक ये वाला ड्रामा चल रहा था से। फिर लोगों ने लुइस को मार दिया, लोगों ने लुइस को मार दिया, और जैकोबी क्लब का लीडर था रॉबespierre, रॉबespierre उन्होंने संभाला। इसके बाद उनके बाद डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में, 5 लोगों की जो डायरेक्टरी होती थी, और फिर आया नेपोलियन, और नेपोलियन भी मर गया। कहाँ मरा नेपोलियन? वाटरलू में। तो क्वेश्चन है कि नेपोलियन कब मरा, कहाँ मरा? वाटरलू, मतलब नेपोलियन हारा कब? तो आंसर होगा 1815 में साल था, 1815 वो साल था जिस साल में नेपोलियन अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था, नेपोलियन अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था, फिर अचानक क्या हुआ कि नेपोलियन ने एक लड़ाई लड़ी और वो हार गया। कब? 1815। याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन, When did Bastille, what did Bastille symbolize for? ये Bastille क्या था? याद रखना, फोर्ट, वो वाला फोर्ट जो कह रहा था मुझे क्यों तोड़ा, वो वाला फोर्ट है Bastille। तो Bastille का फोर्ट क्या सिंबलाइज कर रहा है? मिलिट्री स्ट्रेंथ को? ना बाबा ना। ह्यूमैनिटी को? बिल्कुल नहीं। डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16, या फिर लुइस 16 कॉवर्डिस एक्ट। मतलब बैस्टल का जो किला था, मतलब वो ये दिखा रहा था ना, लुइस 16 की डेस्पोटिक रूल को दिखा रहा था। मतलब लोग जब वो किले को देख रहे थे, लोगों को लगा था यही है लुइस 16, इसलिए लोगों ने किले को तोड़ दिया। इमेजिन करो जब लुइस 16 होता तो क्या होता। मजा आ जाता। डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16, डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16, बैस्टिल किला इसी को सिंबलाइज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज स्कैप्चर? स्कैप्चर क्या है? स्कैप्चर, स्कैप्चर आप लोग देखते हो, जो फिल्म में देखते हो, उसमें राजा महाराजा महारानी वगैरह एक ऐसे डंडा, एक ऊपर से कुछ लगा रहता है अपने टाइप का, लेके ऐसे रानी वगैरह चलती है, उसी को कहते हैं स्कैप्चर, ठीक है। डंडा डंडे के ऊपर दो टाइप का, उसी को लेके ऐसे चलती है स्कैप्चर। तो स्कैप्चर किसको सिंबलाइज कर रहा है? सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा हाँ, स्ट्रेंथ का तो सिंबल हो सकता है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, सिंबल ऑफ डीप नॉलेज, बिल्कुल नहीं, राजा सब गधा होता है, none of this। आंसर होगा सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। स्कैप्चर का मतलब ही होता था सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू, फ्रांस की महिलाओं ने किस चीज की मांग की थी? आंसर होगा राइट टू बी इलेक्टेड इन असेंबली, टू पॉलिटिकल ऑफिस, राइट टू वोट। फ्रांस की महिलाओं ने किस चीज की मांग की थी? राइट टू वोट। आंसर होगा राइट टू वोट, वोट की मांग की थी फ्रांस की महिलाओं ने। When the women in France won the right to vote, उन्हें फ्रांस में वोटिंग राइट्स कब मिले महिलाओं को? फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब? 1948 नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा। 1946 is right answer, answer। 1946 is the right answer।
1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। कब मिले थे? 1946। याद रखना ये साल। भूल नहीं जाना रे। Which revolutionary leader is associated with the motto? मोटो मतलब होता है स्लोगन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कह रहा है कि कौन सा वो राजा था, कौन सा वो राजा था जिस राजा ने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी जैसे स्लोगन दिए थे। वो कौन सा लीडर था उसका? तो रॉबस्पियर भैया हमारे, जॉर्जस डैंटन, मैं इसका नाम नहीं सुना, इसको पहले काटूंगा। जीन पॉल मैरट, काट दो, अजीब सा कुछ उल्टी जैसा नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट में नहीं आंसर होगा, आंसर होगा रॉबस्पियर। रॉबस्पियर वो आदमी था, रॉबस्पियर ही वो आदमी था जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और इसी के रीजन को क्या कहते हैं बताओ? रॉबस्पियर के शासन को क्या कहते हैं? आतंक काल, आतंक का काल, यानी रीजन ऑफ टेरर। इसे क्या कहते हैं बच्चा? रीजन ऑफ टेरर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की किताब किसने लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की किताब किसने लिखी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था करने के लिए स्टार्टिंग में, याद है? लॉकी ने तो नहीं लिखी थी, लॉकी ने लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यू ने, ऑफ कोर्स राइट आंसर इज मोंटेस्क्यू। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब। तो राइट आंसर होगा मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने ही वो किताब लिखी थी। आगे बढ़ जाओ। व्हाट वाज द मेन रीजन बाय द फॉर द प्रोटेस्ट बाय द पीपल? अच्छा, प्रोटेस्ट करने के पीछे लोगों के मेन रीजन क्या था ये पूछ रहा है। ब्रेड प्राइस बहुत बढ़ गया था इसलिए, किंग का बिहेवियर, पॉवर्टी या हाई टैक्सेस? देखो बच्चा लोग, ब्रेड की प्राइस में बहुत दिनों से बढ़ी हुई थी। राजा का बिहेवियर जो था, ऐसे आप लोगों को आसानी आंसर्स लग रहे हैं, लेकिन इसमें हमें राइट आंसर चुनना है। राजा का बिहेवियर वाज द रीजन, नो डाउट। पॉवर्टी भी था, बट जो सबसे नियरेस्ट रीजन था वो था हाई टैक्सेस। टैक्स बढ़ाने के लिए जो मीटिंग बुलाई, उसी ने बिल्कुल पेट्रोल का काम किया। और उसमें ये फ्रांस पे आग लगी, इससे आग लगते ही रहेंगे। तो आंसर होगा हाई टैक्सेस। क्या होगा आंसर? हाई टैक्सेस इज द राइट आंसर। ठीक, अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो समझ जाओ कि तुम सबसे बहादुर हो। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें पास होने से, टॉप करने से। ये मेरे दिल की दुआ है तुम लोगों के लिए। ये आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में स्लेवरी कब खत्म होगी? स्लेवरी, स्लेवरी मतलब फ्रांस के लोगों को उठाया जाता था और उठा के फ्रांस के लोग और भी अलग अलग देशों के लोगों को जबरदस्ती जहां तहां काम करने के लिए भेजा जाता। तो ये जो पूरी प्रथा थी जहां पर उन्हें काम करने के लिए भेजा जाता था और उनको दिन रात काम कराया जाता था, इसी पूरे सिस्टम को स्लेवरी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम लास्टली कब खत्म हुई? सबसे लास्ट में। तो आंसर होगा 1840, 1845, 48 और याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा भी ऑप्शन दे रखा है। सोचो कितने बड़ा दिल है हमारा, ऐसे ऐसे भी ऑप्शन देते हैं कुछ बच्चों के लिए हमने। तो 1848 इज द राइट आंसर। 1848 में फ्रांस में फाइनली स्लेवरी खत्म हुई। ऐसे करके हमने कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 बहुत। तो इन 25 क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार देखना, रिवाइंड करके सारा लिखना। बीच में मैंने कोशिश की कि चैप्टर के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बताऊं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं भी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एवरीवन, टेक केयर, राधे राधे।